नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशोवर्धन और आप देख रहे हैं हजेला इस्किमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला जाइज। अब मेरे पीछे एक इमेज देख रहे हैं जिसमें हमें दिख रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अल खमीनी और यहाँ पर एक जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुज्तबा, ये कौन है? तो ये है अयातुल्ला अल खमीनी के बेटे, 56 ईयर ओल्ड हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है जब इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के आक्रमण करते हैं ईरान के ऊपर तब। और एक मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर अमेरिका और इसराइल ने ये अटैक किया क्यों? तो इसे बहुत ही साधारण शब्दों में समझते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमेशा जब भी होता है तो पावर के लिए, और जो भी युद्ध होते हैं पावर के लिए होते हैं, और जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है चाहता और ज़्यादा पावर उसके पास आ जाए, इसलिए वो जितने भी देश ऐसा उसको लगता है कि जो पावर गेन कर रहे हैं या उनका कहीं पे जियो पॉलिटिकल अगर कहीं देखें उनकी जोग्राफिक लोकेशन इस तरह की है जिससे कि वो और ज़्यादा पावर को गेन कर सकते, तो उनके ऊपर कंट्रोल करना हमेशा चाहेंगे। और ईरान की कहानी भी कुछ ऐसी है कि 1979 के पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अमेरिका परस्त सरकार हुआ करती थी, अर्थात अमेरिका के इशारों पर चलने वाली सरकार। क्या है पूरी कहानी, उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अब ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर है वो कौन है, उसके सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं, और क्या इसराइल और अमेरिका उसे अब भी एक दुश्मन के तौर पर देखते हैं? क्या ये नई नीतियां जिस तरह की लेकर के आने की सोच रहे हैं वो लागू हो पाएंगी? क्या इनका कोई विरोध किया जा रहा है, या पिछला इनका इतिहास है जिसके कारण इनके देश में ही इनका विरोध किया जा रहा है? इन सारे मुद्दों को जानना जरूरी। तो हम शुरू करेंगे शुरुआत से। तो चलिए यहाँ देखते हैं। अमेरिका इसराइल के हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अल खमीनी की मृत्यु हो जाती है एक हमले में। उसके बाद अब उनके बेटे मुज्तबा, ये लगभग 56 ईयर ओल्ड हैं, और ये उनके 6 बच्चों में से दूसरे नंबर के एक बेटे हैं। अब इनको ये कमान सौंप दी गई और ऐसा माना जाता है कि जिस वक्त हमला हुआ ये उस वक्त अपने पिता के साथ थे। उसके बाद से लगातार अंडरग्राउंड हो गए थे, गायब थे, और अब दोबारा से ये आए हैं। 3 फरवरी को पहली बार सरकारी टीवी पर इस तरह के प्रसारण किए गए कि ये अभी जिंदा हैं और अब ये हमारे भविष्य के नेता होंगे, तो 3 मार्च को। अब एक मन में सवाल आता है कि क्या राजा का बेटा राजा बना है? नहीं, यहाँ पर भी इन्होंने लोकतांत्रिक दिखाने के लिए एक संस्था है जिसमें 88 मेंबर होते हैं, जिसे बोलते हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ये चुनते हैं और इन्होंने जो धार्मिक जो सर्वोच्च नेता हैं उनको चुना है। ये क्या है? 88 लगभग 88 सदस्यों की एक धार्मिक संस्था है। और मन में एक सवाल और आता है, कई बार छात्र छात्राएं मेरे से प्रश्न करते हैं कि यहाँ पे सर्वोच्च नेता का क्या किस तरह का पद है? क्या ईरान में राष्ट्रपति है? क्या प्रधानमंत्री? तो बिल्कुल ईरान में राष्ट्रपति शासन है, लेकिन राष्ट्रपति से भी ऊपर एक संस्था है, और उस संस्था को वहाँ के जो धार्मिक नेता होते हैं, जो सर्वोच्च नेता होते हैं, वो उसका नेतृत्व करते हैं। और ये व्यवस्था बनी है 1979 की धार्मिक जो क्रांति हुई थी उसके बाद से। उसके पहले इस तरह का शासन नहीं था। वहाँ पर अगर हम देखें तो राजा जो थे वहाँ पे उनका शासन हुआ करता था, और उसके पहले भी हम देखें तो 2-3 बार वहाँ पे इस तरह की क्रांति करने की कोशिश की गई थी, और जो उस वक्त थे उसी तरीके से वहाँ पे शासन करने की, फिर उसको रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया गया था। राइट, तो आगे देखते हैं। देखिए, इनका जन्म होता है 8 सितंबर 1969 को। लगभग इस वक्त ये 56 ईयर ओल्ड हैं, और ये वहाँ की ईरान की संसद के जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं उनकी बेटी से इनका विवाह हुआ, और ये 6 बच्चों में से अयातुल्ला अल खमीनी के दूसरे नंबर पर आते हैं। इनके जो अन्य भाई हैं वो मुस्तफ़ा, मसूद और मैसम खमीनी हैं। चलिए आगे देखते हैं। और अब यहाँ देखें कि क्या ये हमेशा से लाइमलाइट में रहे हैं, तो इनके विषय में कुछ ऐसी चीजें हैं। 2000 में एक बार विकीलीक्स की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान में जो कुछ भी होता है तो पर्दे के पीछे की अगर कोई ताकत है तो मुज्तबा, राइट, ये है वो। ये उनके पिता अयातुल्ला अल खमीनी और ये है मुज्तबा। तो इनकी ज़्यादा कोई भी आपको पब्लिक में कोई फिगर्स नहीं दिखेंगे, कोई फोटोज नहीं दिखेंगे, बस ये पर्दे के पीछे से काम करने वाले, अर्थात संगठन के तौर पे काम करने वाले। और इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी जिससे कि जितने भी सर्वोच्च स्तर पर जो भी नेतृत्व में लोग काम करने वाले हैं, उच्च अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन सब की किस तरह से उनकी निजी जानकारियां, किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कितनी उन्होंने संपत्ति बनाई, इस तरह की रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने अपने पिता अयातुल्ला अल खमीनी को दी गई थी, जिसमें कई लोगों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए गए और उनको सजा भी दी गई, जेल में भी उनको बंद किया गया। तो ध्यान रखें इस तरीके, तो इनके सार्वजनिक तौर पर अब तक इनके ज़्यादा वीडियो प्रसारित नहीं है, ज़्यादा इनके भाषण नहीं मिलेंगे। और
देखिए, समाचार एजेंसी एपी के अनुसार 2000 के दशक के अंत में विकीलीक्स ने जो अमेरिका के जो दस्तावेज जारी किए, तो अमेरिकी अधिकारी, जो दूतावास के कर्मचारी अधिकारी, वे आपस में जब बातचीत करते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें पर्दे के पीछे की असली ताकत बनाए, किसको? जो वर्तमान में अब ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता बन गए, अयातुल्लाह अल खमीनी के बेटे मुज्तबा खमीनी, राइट। उनके विषय में माना जा रहा था कि जो पर्दे के पीछे असली ताकत है वो इनके हाथ में हुआ करती थी। लेकिन क्या ये इस तरह से काम कर पाएंगे जिस तरह से अयातुल्लाह अल खमीनी करते थे, कि उनके निर्णय के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता था? यहाँ पर कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ नए विवाद पैदा होने लग जाएं। क्यों? देखिए, इस्लामी क्रांति वहां पर हुई, एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना होती 1979 में, और उस वक्त राजशाही जो थी वहां से वो हटा दी गई। और ये राजशाही को क्यों हटाया गया था, इसके पीछे बड़ा कारण था कि वहां पर उसके पहले अगर देखें तो एक रिपब्लिक हुआ करता था। रिपब्लिक के समय पे 1953 के आसपास उस जो सरकार थी उस वक्त की, उसने सारे के सारे जो ऑयल इंडस्ट्रीज की उसका कर दिया गया था नेशनलाइजेशन। उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन जो की कंपनियों ने जहां निवेश किया था, उन्होंने उस प्रधानमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके पुराने जो राजा हुआ करते थे उनको फिर पदस्थ किया गया था, और उनकी राजशाही लगातार चल रही थी जब तक कि इस्लामिक क्रांति वहां पर नहीं हुई 1979 में। यहां पर एक बड़ा सवाल क्यों उठ सकता है इनके नेतृत्व के ऊपर, कि क्या यहां पर बिना चुना हुआ या वंशानुगत आधार पर क्या धार्मिक नेता का बेटा फिर से धार्मिक नेता के तौर पर बनाया जाएगा, ये मुद्दा है। क्योंकि अगर ये देखा जाए तो यहां पर एक सिद्धांत स्थापित था कि सर्वोच्च नेता का चुनाव किया जाएगा, और अगर चुना जाएगा तो जो 88 जो पर्सन्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो वो धार्मिक समूह के नेता हैं अलग अलग, और वे तय करते थे कि हमारा धार्मिक नेता कौन होगा। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है वो लग रहा है कि अब वंशानुगत उत्तराधिकार जैसी स्थिति लग रही है, कि अयातुल्लाह अल खमीनी का एक बेटा अब सर्वोच्च नेता के पद पर बैठेगा। तो यहां से इनके लिए कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठने वाले हैं। इसके अलावा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के एक सदस्य ने बताया कि किसी भी तरीके से अयातुल्लाह अल खमीनी ने मुज्तबा को भविष्य में लीडर बनने के खिलाफ थे। वे कहते थे कि वे नहीं चाहते उनके परिवार का कोई सदस्य सर्वोच्च नेता के पद पर आए। हालांकि उस वक्त सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई नेता के तौर पे था तो पर्दे के पीछे से जो काम करने वाले थे वो मुज्तबा थे। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस युद्ध के दौरान जब वहां एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है, तो लोगों को बस ये लगा कि मुज्तबा को सत्ता अगर सौंप दी जाती तो जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है और बसीर जो फोर्सेज हैं, मे भी वो विद्रोह ना करे, और या फिर हम ये कह सकते वो वहां इतने ज्यादा शक्तिशाली कि आम जनता या दूसरे जो राजनीतिक जन है वे इनका विरोध ना कर पाए। इसलिए इस सत्ता इस वक्त अयातुल्लाह अल खमीनी के बेटे मुज्तबा को सौंपी गई है। लेकिन इनकी राह आसान नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए कि मुज्तबा अब भी एक सर्वोच्च स्तर के धर्मगुरु नहीं है, बल्कि एक ये मध्यम स्तर के हैं। और इन्होंने पहली बार, अगर हम बात करें पहली बार धार्मिक शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, उस वक्त इनकी आयु थी 30 वर्ष। इट मीन्स इन्होंने धार्मिक शिक्षाएं बहुत बाद में ग्रहण करना चालू की। उसके पहले ये जब सिर्फ 17 साल के थे तो लगातार वहां पे सेना की कार्रवाइयों में भी सक्रिय रहे। इट मीन्स देश के लिए तो बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन जो पद यहां माना जाता है कि जो सर्वोच्च नेता होता वो एक धार्मिक नेता होता, उसके लिए शायद ये उतने कैपेबल या उतने योग्य ना हो। इसके अलावा अगर यहाँ पे इनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो एक तरह से काला धब्बे के तौर पर हैं, जैसे कि 2005 में जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा था तो एक कट्टरपंथी व्यक्ति थे जिनका नाम था महमूद अहमदी नेजाद। ये 2005 में राष्ट्रपति बनते हैं, और इनके ऊपर जो आरोप था वो ये था कि जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है तो जो 1980 में अमेरिका के दूतावास पर कब्जा किया था छात्रों के गुट ने, उस ग्रुप का नेतृत्व किया था अहमदी नेजाद ने। और अहमदी नेजाद लगातार अपनी बातों पे अड़े रहे थे। जब इनरिचमेंट कर रहा था ईरान यूरेनियम का, तब अमेरिका जब इनके साथ वार्ता कर रहा था तो वार्ता के विफल होने का बहुत बड़ा कारण था इनकी कट्टरपंथी सोच। इतना ही नहीं होता है, इसके अलावा अगर देखें एक सुधारवादी उम्मीदवार मेहदी करूबी, इन्होंने भी अयातुल्लाह अल खमीनी को एक पत्र लिखा था कि मुज्तबा ने चुनाव में धांधली करवाई है। और धांधली करने वाले कौन थे? जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो गार्ड है वो थे। इसके अलावा बसीर जो इनका एक गुप्त सेना है, ये इन दोनों ही संगठनों ने लोगों को धन दे करके अपने पक्ष में किया ताकि वह अहमदी नेजाद को राष्ट्रपति बनाया जा सके। राइट, अब अगला देखें क्या जो भी आरोप इनके ऊपर लगाए गए। फिर
अहमदी नेजाद फिर दूसरे टर्म के लिए फिर से आते हैं चुनाव में और इस बार फिर वो चुनाव जीत जाते हैं और ऐसे में ईरान के अंदर प्रदर्शन होते हैं। डज एनीबडी नो वेयर माई वोट इज? आप सोचिए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि क्या किसी को पता मेरा वोट कहां गया। मतलब लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं और उसमें भी अयातुल्लाह अल खमीनी का बेटा जब सक्रिय था, जो सर्वोच्च नेता थे, या ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो था, या उनकी स्पेशल फोर्स जो बसीस फोर्स है मिलिशिया, अगर वो सक्रिय, तो कैसे चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं, इस बात का है पता चलता है। यहां पर एक ग्रीन मूवमेंट चलाया ईरान के लोगों ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा वोट कहां गया। इट मीन्स इनके ऊपर ये धब्बा भी लगा हुआ है कि इन्होंने सत्ता बदलने के लिए अपने पावर का मिसयूज किया। और इतना ही नहीं, यहां पर कई सारे ऐसे प्रदर्शनकारी थे जो इस बात का प्रदर्शन कर रहे थे कि सर्वोच्च नेता के तौर पे मुज्तबा को कभी भी इस पद पर नहीं बैठाला जाना चाहिए, क्योंकि वे अपने पिता की तुलना में भी ज्यादा कठोर और कट्टर हैं और अपने दुश्मनों को कुचलने में भी। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उस समय के उप गृह मंत्री मुस्तफा ताजजादे, इन्होंने चुनावी नतीजों को कहा था एक तरह का चुनावी तख्ता पलट, एक तरह का कूप है। भले यहाँ सेना सक्रिय नहीं थी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ तख्ता पलट किया गया और चुनाव में धांधली की गई। जब इन्होंने ये बात की गई तो इन्हें 7 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की अगली सरकार कैसी होगी। इसके अलावा 2009 के चुनाव के बाद 2 सुधारवादी नेता मीर हुसैन मुसावी और मेहदी करूबी, इन दोनों को नजरबंद कर दिया गया था। और उसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो मुस्तफा मुसावी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं कि जो वे विरोध कर रहे हैं सरकार का, वो विरोध ना करें तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इट मीन्स किसी भी तरीके से दबाव बना करके ये अपनी नीतियों को लागू करवाना या अपनी अप्रोच पर ही चलना पसंद करने वाले थे। अगर ऐसा देखा जाए तो कई लोगों का मानना है कि मुस्तफा अपने पिता की नीतियों से भी और ज्यादा 2 कदम आगे चल के कठोर नीतियों पर चलने वाले होंगे। कुछ लोगों का तो ये तक से मानना है कि अमेरिका इजराइल के हमले में इन्होंने अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी खो दिया है। ऐसे में पश्चिमी दबाव के आगे अभी नहीं झुकेंगे। मे बी इनको सर्वोच्च धार्मिक नेता बनाने के पीछे शायद यही बड़ी वजह है कि इनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। और ऐसे में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड और जो भी धार्मिक समूह, जो कट्टरपंथी समूह हैं, उन्होंने मुस्तफा को आगे रखा ताकि जो भी ईरान की जो समस्याएं हैं उनको धर्म के आधार पर दबा दिया जाए, आम जनता की आवाज को दबा दिया जाए। तो अगले जो सुप्रीम लीडर हैं, ये तय मान के चलिए कि दुनिया में अगर ये युद्ध रुक भी जाता है तो वो तबाही रुकने वाली नहीं, कुछ समय पश्चात हो सकता है फिर से एक नए युद्ध की रूपरेखा जल्दी बन जाए। अब यहाँ एक चीज और देखी जाएगी कि जनता को ये विश्वास दिलाना कि जिस तरह की आर्थिक और राजनीतिक तबाही हुई है उस देश में, उससे वो कैसे बाहर निकाल पाएंगे। एक और इनके सामने प्रश्न चिन्ह लगातार बना रहेगा कि क्या इस्लामिक गणराज्य का अस्तित्व बना रहेगा कि नहीं, क्योंकि आम जनता भी इस बात से लगातार त्रस्त है कि जिस तरह की कठोर धार्मिक नीतियों का वहां पालन किया जाता है तो वे भी लगातार विरोध कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के आक्रमण करने के पहले भी जनता ने वहां विद्रोह किया था और उस वक्त ट्रंप ने भी कहा था कि मदद रास्ते में है, आप लगातार विद्रोह को जारी रखिए। और इन्होंने बहुत ही कठोर नीति अपना करके उस विद्रोह को दबा दिया गया था, यहां तक कि पूरी तरह से प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर किसी भी देश में वहां अगर हम दावा करते कि लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन प्रेस को अगर स्वतंत्रता नहीं है, लोगों को अपनी बात को अभिव्यक्त करने की अगर आजादी नहीं है, तो वो देश लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता। कुल मिला के यहाँ यही कहेंगे, यहाँ पे थियोक्रेसी या जिसे धर्मतंत्र कहते हैं उसका बोलबाला पहले था और भविष्य में भी अगर ये नेता के तौर पर बने रहेंगे तो उस बात की संभावना। एक और इनकी अस्तित्व को खतरा पैदा करने वाली स्थिति है कि इजराइल के, यहां देखें, इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं वे साफ साफ तौर पे इस बात का चैलेंज करते हैं कि कोई भी उत्तराधिकारी बने, स्पष्ट रूप से उसे खत्म कर दिया जाएगा। अंदाजा लगाइए कि मुस्तफा को बनाए जाने से, अगर हम कल रात की रिपोर्ट्स देखें, आज हम लोग बात कर रहे हैं 10 मार्च को, 9 मार्च तक की रिपोर्ट्स देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप से जब ये प्रश्न पूछा गया क्या वहां पे आपने जो नेतृत्व परिवर्तन हो गया, वे कहते हैं हमें नेतृत्व परिवर्तन नहीं करना, हमें सत्ता में परिवर्तन करना है। और आक्रमण का जो बड़ा उद्देश्य था वो सत्ता में परिवर्तन था। हालांकि ये तो कहने की बात है, और सत्ता में परिवर्तन का उद्देश्य सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का ये था कि वहां पे जो भी सत्ता है वो डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर नाचने वाली हो, एक तरह की कठपुतली की सरकार हो। राइट फ्रेंड्स, तो आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा आप इसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप जरूर बताएं। मेरा नाम है यशोवर्धन
और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में, तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखें। नमस्कार दोस्तों।